बीजेपी नेता राजीव जेटली जी का और साथ में हैं गौतम सबलोग जो एमडी हैं आर्य ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। राजीव जी, आपसे शुरुआत करती हूं। मुझे लगता है राजनीति से शुरुआत करनी सही रहेगी। क्या स्थिति आप देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की मौजूदा दौर में? परिवर्तित हरियाणा, मजबूत हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा। हरियाणा का हर व्यक्ति आज ये महसूस करता है कि मैं एक ऐसे प्रदेश के अंदर रहता हूँ जहाँ मुझे चुनौतियों से नहीं लड़ना पड़ता। तो मुझे लगता है पूरे देश के अंदर अगर हरियाणा की डेफिनेशन दी जाती है तो एक समृद्ध प्रदेश की, खुशहाल प्रदेश की, एक उस प्रदेश की जिस प्रदेश के अंदर ये सोचा जाता था कि यहाँ कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। हमने एग्रीकल्चर के साथ कल्चर भी डेवलप किया है। तो दो चीज़ों को एक साथ डेवलप करना, देश के प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना, ये बहुत बड़ा दायित्व था जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिखाया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो कहते हैं बेरोजगारी में नंबर 1, शिक्षा में 0, चिकित्सा में 0। कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए जिसमें आपने काम किया हो। मुझे लगता है हुड्डा साहब, ये कांग्रेस की एक बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस ने बड़े लंबे वक्त से जब भी शासन किया, अगर कांग्रेस के किसी भी नेता मंत्री को आप इसी मंच पर बिठा करके उससे पूछें, कंपैरिजन चार्ट बना करके लेके आइए। कंपैरिजन चार्ट, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या होता था और क्या हुआ, तो मुझे लगता है वो कंपैरिजन चार्ट लेकर के नहीं आ सकते। इन्होंने नारों की राजनीति करी है, हमने काम की राजनीति करी है। हम नारे नहीं देते, काम करते हैं, नारे देते और काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी हरियाणा में, दूसरी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रों में सीमित हो गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने कुछ 2-3-4 विधानसभाओं में जरूर होंगे, मजबूत हो सकते होंगे, लेकिन हरियाणा की जनता जो है वो दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती जो गलती वो पहले करती हुई आई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के वो फ्लेवर, वो टेस्ट लिया जिस टेस्ट की वजहों से हरियाणा तरक्की कर रहा है आज। गौतम जी, आप क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, तो उस हिसाब से और उस विभाग में कितनी तरक्की की है गुरुग्राम ने? जैसे मैं 2012-13 से आर्य टाटा के नाम से डीलरशिप गुड़गांव में चलाता हूं, और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मैंने पहले महीने 18 से 20 गाड़ी महीने की बेचता था और आज मैं लगभग 600 गाड़ी महीने की बेचता हूं। तो मेरी फिगर्स ही खुद बताती हैं कि गुड़गांव में कितनी तरक्की हुई है और गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से डेवलप कर रहा है। एक बार तालियां हो जाएं इस चीज़ के लिए, मुझे लगता है। जिस हिसाब से मैं टाटा मोटर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं और जिस हिसाब से टाटा मोटर्स ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज भी ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हिंदुस्तान में टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा प्लेयर है। सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? फिर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी बात करूंगी। ये थोड़ा पॉलिटिकल आंसर है, बट मैं अपना जेन्युइन आंसर दूंगा इस चीज़ के लिए। जैसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वो कोई भी चीज़ बोलते हैं तो एक बार तो लगता है शायद सपना ही है। जैसे कभी मैंने सुना था कि 2012 में सुना था कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में एक हाईवे क्रिएट होगा, और वो मुझे नहीं लगता था कि वो पॉसिबल है। लेकिन आज जब देखता हूँ तो लगता है कि सपना बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि उसके पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे नितिन गडकरी जी का और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब शैलेश चंद्रा जी का एक विज़न है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुछ अड़चनें हैं उसके लिए, जो कि माननीय नितिन गडकरी जी को भी उस चीज़ का आइडिया है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक में चार्जिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक स्टेशंस हाईवे पे जितने ज़्यादा हो उतना बेहतर है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे तो उसके बाद पेट्रोल डीजल इंजन आप इंजॉय नहीं करेंगे। उस इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे का फ्यूचर है। पोल्यूशन, पावर, इकॉनमी, हर चीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे आगे है। तो मुझे लगता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो हमारे को सपोर्ट सब्सिडी, जैसे अभी हरियाणा में 1000 गाड़ियों पे सब्सिडी है, तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि ये सब्सिडी 1000 गाड़ियों से हटाकर जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले उसको सब्सिडी देनी चाहिए। ये मेरी एक
विनती है हरियाणा सरकार से कि सब्सिडी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले उसको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाए। मतलब अनलिमिटेड होनी चाहिए। 100%। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या रुझान बढ़ रहा है लोगों का, ज्यादा मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ? जी बिल्कुल। मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वही मेरे मेन एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वही अपने रेफरेंस को मैक्सिम लाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार चलाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसको उसके बाद पेट्रोल या डीजल इंजन में वो बात लगेगी जो इलेक्ट्रिक में है। तो हाँ जी, प्राइसेस पे बहुत डिफरेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी जो लिथियम बैटरी पे चलती है, जिसकी प्राइसिंग अगेन नितिन गडकरी जी ने ये मेंशन किया था कि इज़ वर्किंग ऑन दी प्राइसिंग। इसीलिए मैंने दरख्वास्त की थी कि अगर सब्सिडी देते हैं तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो उससे एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर सब्सिडी मिलेगी तो प्राइसिंग की जो समस्या है इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमान का, और गौतम सबलोग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पे आए और अपना कीमती समय हमें दिया। जोरदार तालियां हमारे इस खास सेशन के लिए। राजीव जेटली जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रुकने के लिए, आपका एक बार खास सम्मान करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जी सलाम एडिटर तारिक फरीदी जी हैं, मैं उन्हें मंच पे एक बार फिर से बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां, देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां राजीव जेटली के लिए।